हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। स्क्रीन क्लियर दिख रही है? चलो, स्टूडेंट्स का मैसेज आना मुझे शुरू हो गया है। श्रुति जी ने कंफर्म कर दिया है। ऑल राइट, शिवांगी जी ने भी कंफर्म कर दिया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए गाइस, आज मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि लेक्चर की पीडीएफ जो है वो मतलब वो जो लेक्चर की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे जो आपको दिखती है ना सामने, तो वो मतलब इंग्लिश एक तरफ रहता है, हिंदी एक तरफ रहता है। वो थोड़ा सा आज के लेक्चर में, आज कल और आई थिंक मंडे तक के लेक्चर में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी हैं वो, उनका गुजरात पीएससी का मेंस था तो वो गए हुए हैं देने। तो वो आएंगे आई थिंक मंडे या ट्यूसडे तक आएंगे। तो फिर ट्यूसडे से तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को वही वाली पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी इस वाली पीडीएफ से काम चला लीजिए थोड़ा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो एक बार बस, वैसे तो आप रिवाइज करते ही और मैं आपको समझाता तो हिंदी में ही हूँ, तो आपको अच्छे से पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखो, आज कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। प्रीत कौर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो पीडीएफ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया थोड़ी देर पहले। तो आज पेपर 1 का कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे? कदम्बिनी गांगुली जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। फिर पेपर 2 के अंदर हम लोग मेकादातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कई बार न्यूज में डैम हमें देखने को मिल चुका है। और कावेरी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे एक एंटी ट्रैफिकिंग बिल के बारे में। ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि हमारे लिए काम का होता नहीं है, बट फिर भी इसको देखना जरूरी होता है। उससे एक आइडिया लगता है कि सरकार किस डायरेक्शन में जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा ये वाला टॉपिक मैं आप लोग को ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, इस पर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, कॉन्ज्यूगल राइट्स से रिलेटेड। तो इसको आप देख लीजिएगा, दाम्पत्य अधिकार। तो इसको जरूर देख लीजिएगा। इस पर मैंने कल लिंक भी पोस्ट कर दी थी आपको। इसके जो आपकी जो ये ऐप है टीचमेंट वाली, इस पर आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। और फिर पेपर 3 के अंदर कुछ मरकुरी के कोर में कुछ चीजें मिली हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मतलब कुछ स्टडी हुई है। और इजरायली स्पाईवेयर पेगासस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसके बारे में हालांकि 1-2 दिन पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था। और चाइना के जूरोंग मार्स रोवर के बारे में भी जानेंगे। राइट, तो ये कुछ टॉपिक्स आज की डेट के हम लोग कवर कर रहे हैं एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके बारे में? कदम्बिनी गांगुली के बारे में। तो आप देखिए, आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा गूगल पर, इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। आपने कभी गूगल पे सर्च किया होगा, 1-2 दिन पहले की बात है, 18 जुलाई की बात है। तो आपको इस तरीके से जो है वो दिख रहा होगा गूगल पर। इसको बोलते हैं डूडल। तो ये गूगल का हम लोग को डूडल देखने को मिलता है, डूडल। राइट, तो गूगल ने क्या किया, इस प्रकार से डूडल बनाकर सेलिब्रेट किया
कदम्बिनी गांगुली जी का इन्होंने ये फेस दिखाया, राइट। इनकी 160th बर्थ एनिवर्सरी को गूगल ने सेलिब्रेट किया इस प्रकार से, ये अंदाज था गूगल का सेलिब्रेट करने का। तो आपको कदम्बिनी गांगुली से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारी कंट्री की पहली महिला डॉक्टर हैं, पहली वुमेन डॉक्टर हैं, राइट। और ब्रह्मो फैमिली में इनका जन्म हुआ था 1861 में, जुलाई 18 को। और गांगुली जो है गाइज, इन्होंने चंद्रमुखी बासु के साथ जो है मिलकर ये पहली फीमेल ग्रेजुएट जो है वो बनी थी इंडिया की। और ये कोलकाता के अंदर हम लोग को बेथ्यून कॉलेज देखने को मिलता है, वहां से ये ग्रेजुएट हुई थी, राइट। और वुमेन्स राइट की ये चैंपियन थी। और इनके साथ और 6 मेंबर हमें देखने को मिले थे, जो कि फर्स्ट ऑल वुमेन डेलीगेशन, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थे 1889 के, यानी कि 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव सामने आए थे, जिसमें पहली ऑल वुमेन डेलीगेशन जो सामने आई थी, उसके 6 मेंबर में से एक मेंबर जो है वो गांगुली भी थी। तो ये इनके कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनसे एसोसिएटेड, डायरेक्टली पूछ ली जा सकती है एग्जाम में, राइट। अब बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीपू सुल्तान का। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। तो देखिए, अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, तो मैसूर के राजा टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान कहाँ के राजा है, पहली बात तो मैसूर के राजा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो अभी एक कंट्रोवर्सी जो है वो इनसे रिलेटेड सामने आई, और इनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सी हमेशा रहती ही है, राइट। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बृहन मुंबई म्युनिसिपल काउंसिल, बीएमसी, राइट, तो इससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी इनसे रिलेटेड सामने आई थी। एक कंट्रोवर्सी क्या थी, तो हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो फिर भी जान लो। एक लोकल कॉपरेटर था, उसने सजेस्ट किया था कि एक गार्डन जो है वो डेवलप किया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा टीपू सुल्तान जी के नाम पर, राइट। और इनको फ्रीडम फाइटर इन्होंने कहा, राइट। और वही चीज है, इनसे रिलेटेड दो चीजें होती हैं। अब जैसे कुछ लोग जो है वो टीपू सुल्तान को बोलते हैं, जो हिंदुत्व को बेसिकली प्रमोट करते हैं, तो उनका कहना है कि टीपू सुल्तान जो है उसको लीडर नहीं मानना चाहिए, उसने हिंदुओं को मारा, राइट, एक्सप्लॉइट किया, तो ऐसी चीज कही जाती है। तो इसके बीच में एक कंट्रोवर्सी रहती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी टीपू सुल्तान ने, तो वो एक फ्रीडम फाइटर है। तो इस प्रकार की एक कंट्रोवर्सी हम लोग को सामने नजर आती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी जो है वो क्या हमें देखने को मिली है। बट ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये वाली चीज, ये लोकल लेवल पर अगर हम बात करें बॉम्बे की, ये कंट्रोवर्सी की, तो वो चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे ये पूछा जाएगा टीपू सुल्तान के बारे में, कि टीपू सुल्तान जो है वो कौन है। तो मैसूर किंगडम के ये शासक टीपू सुल्तान हमें देखने को मिलते हैं, सबसे बड़े बेटे सुल्तान हैदर अली के, राइट। और इसके अलावा मैन ऑफ इमेजिनेशन एंड करेज के तौर पर इन्हें जाना जाता है। मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे ये, ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। आप देख सकते हैं फोटो पे आपको ये जो दिखाई दे रही है ना, ये रॉकेट्स, तो पहली बार इन्होंने ही रॉकेट्स को जो है वो शुरू किया था, राइट। रॉकेट को इंडिया के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हो कि रॉकेट्स को एज अ वेपन के तौर पर लाने के लिए इन्होंने शुरुआत करी थी। यानी कि मतलब इनको कहा जाए ना इमेजिनेशन, मैन ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिन करते थे और उस इमेजिनेशन को जो है वो सामने लेकर आ जाते थे। और आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको भी हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, दिन में एटलीस्ट 1 या 2 बार तो आपको आराम से अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके इमेजिन करना है कि आपका एग्जाम निकल चुका है, और उस खुशी को इमेजिन करना है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो वाली खुशी जो है वो आपको डालते रहना है। क्योंकि जब वो खुशी आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालती रहेगी, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर आपको काम करवाना शुरू करेगा, राइट। जैसे कि हम लोग जो सांस लेते हैं, राइट, हम लोग जो ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड ही हम लोग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता रहता है, सिखाता रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट। वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। और ये पूरी जितनी भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, हर एक चीज। और जैसे कि आपकी मेमोरी होती है, बहुत सारी चीज आप बचपन से लेकर अभी तक भूले नहीं हो, राइट। जैसे कि काफी सारे नंबर्स होते हैं, वो आप भूले नहीं हो, वो क्या है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये रियलाइज कराना है बार बार कि आपको एग्जाम को निकालना है, क्योंकि इमेजिनेशन सबसे बेस्ट चीज होती है। आप देखिए टीपू सुल्तान ने भी इमेजिनेशन कर करके बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो उसने हासिल करी थी, राइट। तो इसको मैन ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता है। और करेज, बहुत करेज था, करेजियस पर्सनालिटी था ये। और ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था ये। मात्र 17 सालों का मात्र इसका वो था, काल था, और उसी दौरान इसने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल करी थी, राइट। और कंपनी के लिए एक बहुत मतलब चैलेंजिंग फिगर ये बन चुका था, राइट। डर रही थी कंपनी भी इससे, क्योंकि बहुत मतलब कंपनी के साथ इसके बहुत वॉर हुए, बहुत इश्यूज हम लोग को देखने को मिले, राइट। अब टीपू सुल्तान का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो इसने लड़ा था 1767 टू 1769 के पीरियड का ये वॉर था। तो ये वॉर का टाइमलाइन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मात्र 17 साल की इसकी उम्र थी और इसने ये वॉर जो है वो लड़ाई लड़ी थी, राइट। और मराठा के अगेंस्ट
हम लोग को देखने को मिला था, लड़ाई लड़ी गई थी इसके द्वारा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हम लोग को 1780 टू 1784 के बीच में देखने को मिला था, राइट। इसने कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है वो, कंपनी की जो फोर्सेस है उसके साथ 4 बार जो है वो लड़ाई लड़ी थी 1767 टू 1799 के पीरियड में। और फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, जो कि हम लोग को कहां पर देखने को मिला था, श्रीरंगपट्टनम में, तो वहां पर जो कि इसकी कैपिटल थी, वहां पर जो है ये मर गया था, मतलब इसकी मौत हो गई थी। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि मैसूर की कैपिटल क्या है, तो आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी है, श्रीरंगपट्टनम, राइट। और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, राइट। और 4 एंग्लो मैसूर वॉर हम लोग को देखने को मिले थे। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करके रखो आप। आपने अगर हिस्ट्री का अपना कोर्स ले रखा होगा, तो आप जो भी स्टूडेंट ने ले रखा है हिस्ट्री का कोर्स, तो ये वाली चीज ऑलरेडी कवर हो चुकी होगी, एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से, और जिन्होंने नहीं लिया आप ले सकते हैं। इसके अलावा टीपू जो है गाइस, इसने रीऑर्गेनाइज करी थी उसकी आर्मी को यूरोपियन लाइंस के आधार पर। अब फ्रांस के साथ इसकी अच्छी बनती थी, और इवन कहा जाता है कि फ्रांस से ही इसने काफी सारे वेपन्स वगैरह भी जो है वो लिए थे, राइट। इसने नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। पहला वॉर रॉकेट, ये वाली चीज देखो, मैंने आपको बताया ना, पहला वॉर रॉकेट का इस्तेमाल इसके द्वारा किया गया था, राइट। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन डिटेल सर्वे के आधार पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता था, राइट। मतलब ये यूज करता था, राइट। और क्लासिफाई करता था अलग अलग प्रकार से, मतलब कि किस प्रकार से कौन सी जमीन कैसी है और उस पर कितना टैक्स लेना है, तो उस हिसाब से भी ये क्लासिफिकेशन कर देता था, राइट। और टैक्स डायरेक्टली पीजेंट्स के ऊपर, किसानों के ऊपर इम्पोज किए जाते थे, और सैलरी एजेंट्स के थ्रू टैक्स को कलेक्ट करवाया जाता था, और सैलरी एजेंट को कैश दिया जाता था एज अ सैलरी के तौर पर, राइट। और स्टेट के रिसोर्स बेस को इसने काफी ज्यादा वाइड कर दिया था, और इरिगेशन वगैरह में भी मॉडर्नाइज किया था एग्रीकल्चर को। टैक्स ब्रेक इसने देना शुरू किया वेस्ट लैंड को डेवलप करने के लिए, इरिगेशन को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, पुराने डैम्स है उसको रिपेयर करने के लिए इसने काम किया, राइट। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सेरिकल्चर को इसने प्रमोट किया। इसने एक नेवी भी बनाई, राइट, ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब चीजें इसके अंदर मतलब हम लोग को देखने को मिलती है, कंट्रीब्यूशन है इसके, राइट। स्टेट कमर्शियल कॉर्पोरेशन इसने जो है वो एस्टैब्लिश किया, राइट। फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए, कि फैक्ट्री सेटअप की जाएगी एक कमर्शियल कॉर्पोरेशन के थ्रू, तो कॉर्पोरेट बॉडीज वगैरह इसने बनाना भी शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार के इसके देखिए मॉडर्नाइज हम लोग को ये देखने को मिले थे मतलब चीजें, जो कंट्रीब्यूशन जो थे इसके, राइट। अब क्यों इतनी सारी कंट्रोवर्सी इसके अगेंस्ट या इसके आसपास हम लोग को देखने को मिलती है? द रीजन बीइंग इज टीपू सुल्तान को, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि इनको जो है वो कहा जाता है, मतलब जो कुछ लोगों के द्वारा, कि हिंदूज के ऊपर और दूसरी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो है उनके ऊपर इसने उत्पीड़न किया था, एक्सप्लॉइट किया था उनको, राइट। हत्या करी थी, मारा था, फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया था, राइट। तो ये चीज कही जाती है। तो इसलिए कुछ लोग जो है वो इस पक्ष में इसको जो है वो सही नहीं मानते, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि इसने जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ी थी काफी ब्रेव तरीके से। तो यही वाली चीज यहाँ पर बताई जाती है। हैदर और टीपू जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनके काफी स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल एम्बिशन थे, काफी जगह इन्होंने कब्जा किया था, काफी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में किया था जो मैसूर के बाहर थी। पूरे के पूरे गांवों को, टाउन्स को, सिटीज को जला डालते थे ये, राइट। काफी सारे मंदिरों को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, चर्चेस को डिस्ट्रॉय किया था, हिंदूज को कन्वर्ट किया था फोर्सफुली, राइट। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बताया जाता है कि टीपू ने फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो करवाया था लोगों को इस्लाम में, राइट। उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बेसिकली इनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भी पता लगता है। तो काफी सारे लोग इसको मानते नहीं है। डिसएग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है उन लोगों के बीच में जो टाइगर ऑफ मैसूर इसको बोलते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो है वो एक दीवार के तौर पर, स्ट्रॉन्ग दीवार के तौर पर खड़ा रहा, डिफेंस करता रहा, राइट। और दूसरी ओर कुछ लोग बोलते हैं कि इसने मंदिरों को डिस्ट्रक्ट किया, फोर्सफुली कन्वर्जन करवाया हिंदूज का, क्रिश्चियंस का। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक टीपू सुल्तान के बारे में। बट मैं चाहूंगा कि आप एंग्लो मैसूर वॉर को आज ही पढ़ लें, आप अपनी लिस्ट में डाल दें, टास्क की लिख लीजिए। आपको आज ही कहीं पर लिख लो, आज ही आपको एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो कवर करना है, चारों के चारों एंग्लो मैसूर वॉर। ये वाला टॉपिक आज ही आपका फिनिश हो जाना चाहिए और रिवाइज होना चाहिए जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। तो पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतना ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स की। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई इशू हो तो बता दो जल्दी। और देखो गाइस, मैंने आप लोग को कल एक फाइल जो है वो भेजी है, ज्ञानशीला। कल और परसों भी एक फाइल आपको मिली होगी ज्ञानशीला वाली फाइल, वो रैंडमली मैं आपको भेजता रहूंगा। आप देखिए उस फाइल में उठाकर
अगर आपने पढ़ी होगी, उसको पढ़ा है किसी ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी ज्ञानशीला वाली फाइल को डाउनलोड करके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कल वाली फाइल में अब देखिए, आप सोचिए कि वहां पर बहुत सारी चीजें आप देखिए, लास्ट में देखिएगा हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। कुमार वंशा की अगर हम बात करें तो और भी काफी आदि शंकर आचार्य जी की कुछ चीजें हम लोग को, कुछ वर्क्स उनके हमें देखने को मिले। ये द हिंदू न्यूज़पेपर में एक कॉलम में था ये सब चीजें। तो होता ये है कि ऐसी छोटी छोटी सी चीजें जो होती है ना, स्टैटिक जनरल स्टडीज के स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड, ये प्रीलिम्स में कई बार आ जाती हैं। तो मेरा एक नया इनिशिएटिव है, क्योंकि देखो गाइस, अपने इस चैनल को अब 1 साल जो है वो पूरे होने वाले हैं ऑलमोस्ट। अभी कुछ दिनों बाद होने वाले हैं, तो उस दिन मैं आऊंगा, लाइव आऊंगा, यूट्यूब पर अपन करेंगे, राइट, बताऊंगा आप लोगों को। तो 1 ईयर जो है वो पूरा इस चैनल को अपना होने वाला है। तो उसकी खुशी में मैंने सोचा, ये प्लानिंग के अंडर ही था कि काफी कुछ चीजें जो है वो करना है, जिसमें मैंने सोचा कि इसको और एक्सपेंड करेंगे अपन, मतलब सर्विसेज को और एक्सपेंड करेंगे, कि जिससे कि आपको और दूसरे जनरल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको मिले, और उसकी अगर आप लगकर तैयारी करें, मतलब उन टॉपिक्स की, मतलब मान के चलो वो टॉपिक तो आपको करना ही करना है, जो मैं आपको मतलब इंटरवल ऑफ टाइम्स में देता जाऊंगा। जैसे कि हो सकता है कि रेगुलर भी आ जाए, हो सकता है वीक में 4 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, बट उनको तो जरूर पढ़ लेना, उनको कोई बिल्कुल अवॉइड मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए स्पेशली। ठीक है, तो चलो अब पेपर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट की हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है, ये डैम कहां से कहां के बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ये डैम हम लोग को देखने को मिलता है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। आप देखो मेकेदातु डैम यहां पर हम लोग को नजर आ रहा है। तो देखो, अभी न्यूज में ये टॉपिक क्यों आया है, तो केंद्र ने अश्योर किया है कर्नाटका को कि मतलब Karnataka will not be allowed to carry out any construction on Mekedatu Dam project on Kaveri River, कि अभी कर्नाटका जो है वो किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं करेगी, राइट, ये कावेरी नदी के ऊपर, अनटिल एंड अनलेस एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो अप्रूव नहीं की जाती कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली है। अब देखो, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिले थे इस प्रोजेक्ट को लेकर। तमिलनाडु बोल रहा था कि कर्नाटका अगर वहां पर डैम बनाएगा कावेरी नदी के ऊपर, तो काफी पानी जो है तमिलनाडु को नहीं मिल पाएगा, राइट। तो ये एक बड़ा इशू था तो इनके बीच में। और ऑब्वियसली बात है कि आपको बताइए, अभी कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था, इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे, अच्छा आप मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर अभी अभी बताओ कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो होते हैं उसको कौन हैंडल करता है? ऑप्शन ए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी दैट रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसकी वो स्टेट्स हैं, एंड ऑप्शन डी ऑल दी अबव। पार्लियामेंट, वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर दिया है चारू जी ने, सही आंसर दिया है, वेरी गुड। पार्लियामेंट, तो आपको ध्यान में रखना है पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के पास जो है वो पावर हम लोग को देखने को मिलती है, स्पेशली अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो एक ट्राइब्यूनल वगैरह भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, बोर्ड्स स्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो उसके बारे में भी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था। तो ये वाला जो डिस्प्यूट चलता है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, क्योंकि कर्नाटका ये डैम बना रहा है तो उसको लेकर तमिलनाडु अपोज करता है कि मेरे पास पानी नहीं आएगा। तो कहां पर इसकी लोकेशन है, वेयर इज इट लोकेटेड? तो मेकेदातु, पहली बात तो इसको ध्यान में ये रखना कि इसको गोड्स लीप कहा जाता है, मतलब बकरी की छलांग। अब देखो, ये वाली चीज जो है वो वेरियस आर्टिकल्स में आपको नहीं मिलेंगी कि बकरी की छलांग क्या है। तो आप ये देखो, इस पर्टिकुलर फिगर को आप देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप अगर यहां पर खड़े हो जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा? छलांग लगा के उस पार जाना पड़ेगा। तो ऐसी बकरियां यहाँ पर छलांग लगा के उस पार जाती हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग को गॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लीप गॉर्ड्स। तो इसमें बकरियां जो है वो छलांग लगाती है, तो इसलिए ऐसी ऐसी ज्योग्राफिकल ये होने के कारण, मतलब स्ट्रक्चर होने के कारण इसको गोड्स लीप कहा जाता है, बकरी की छलांग कहा जाता है। तो अब क्लियर है यहाँ तक बात है? अब कोई पूछे कि मेकेदातु को बकरी की छलांग क्यों कहा जाता है, तो उनको ये वाला फिगर बता देना, या अपने माइंड में ये वाला जो फोटो है वो इमेजिन कर लेना, राइट, और फिर आंसर दे देना। तो ये कहां पर है मेकेदातु अगर डैम कहां पर है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको कावेरी नदी और उसकी ट्राब्यूटरी पर ये डैम हम लोग को देखने को मिलता है, और वहीं पर ही हम लोग को एक संगम देखने को मिलता है कावेरी नदी और उसकी ट्राब्यूटरी अर्कवती का, राइट। तो वहां पर ये बेसिकली इस प्रकार के ज्योग्राफिकल आप लोग को ये देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर, राइट, इस प्रकार से कि जहां पर बकरी छलांग लगा सके, राइट, डीप गॉर्ज हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखिए,
इश्यूज क्या क्या हम लोग को मेकेदातु प्रोजेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट का मेन एम पहले तो यह है कि पानी को स्टोर करना और पानी को सप्लाई करना ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कहां पर, बेंगलुरु सिटी में, राइट। तो ये प्रोजेक्ट का मेन एम है मेकेदातु प्रोजेक्ट का। और इसमें अराउंड 400 मेगावाट पावर भी जनरेट करनी है, ये भी प्रपोजल रखा गया है। बट तमिलनाडु इसका ऑब्जेक्शन करती है, यानी कि इसको अपोज करती है। तमिलनाडु का कहना यह है, उसका आर्ग्यूमेंट यह है कि ये पहली बात तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कोई भी स्टेट, नो स्टेट कैन क्लेम एक्सक्लूसिव ओनरशिप और असर्ट राइट्स टू डिप्राइव अदर स्टेट्स ऑफ द वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर। तो मतलब कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के जो राइट्स हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स जो होती हैं एक नदी के ऊपर, वो पूरे के पूरे गेन नहीं कर सकती और दूसरी स्टेट्स के राइट्स को डिप्राइव नहीं कर सकती। और तमिलनाडु ने यही कहा कि ये इस प्रकार से जो ये डैम बना रहा है वो कावेरी नदी के फ्लो को जो है वो करेगा, खराब करेगा, रोकेगा, और उसके कारण तमिलनाडु को इश्यूज हो सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर इसके द्वारा जो है वो बोला गया। अब कावेरी नदी के बारे में भी कुछ पॉइंट जो है वो जान लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये वाली चीज ध्यान में रखना कि ब्रह्मगिरी जो हम लोग को वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। ब्रह्मगिरी कहां पर है, क्वेश्चन आ जाए ब्रह्मगिरी हिल्स कहां पर है, तो वेस्टर्न घाट में हम लोग को ये हिल देखने को मिलती है। साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट जो है वहां पर हम लोग को ये देखने को मिलती है ब्रह्मगिरी हिल्स। और रिवर बेसिन जो है गाइस, ये 3 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है। अब ये कौन सी 3 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं, तो तमिलनाडु हमें देखने को मिलती है, केरला और कर्नाटका। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखना है, राइट। इवन इसमें पुडुचेरी भी हम लोग को देखने को मिलता है, कुछ हिस्सा इसका आता है इसके रिवर बेसिन का, राइट, किसके, कावेरी नदी के। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखो, कावेरी नदी का ओरिजिन कहां से हो रहा है, ब्रह्मगिरी हिल से हो रहा है, राइट, जो कि वेस्टर्न घाट में हम लोग को देखने को मिल रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में अपनी रिवर की बेसिन जो है वो शेयर करती है। रिवर बेसिन का मतलब पता है ना कि उसका पानी जो है वो वहां तक हम लोग को देखने को मिलता है, उन एरिया तक, राइट। कौन से एरिया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गई, कर्नाटका हो गई, और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। तो ये चीज आप कावेरी नदी से से रिलेटेड आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी हम लोग को देखने को मिलती है, तो देखो, हेमवती, लक्ष्य, मंत्रिथा, काबिनी, अमरावती, नोएल और भवानी नदी, राइट। तो ये इसकी की ट्रिब्यूटरीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब कौन सा वाटरफॉल इसके पास में हम लोग को नजर आता है, तो देखो यहां पर होगेनकाल फॉल्स हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे ये तमिलनाडु पर एंटर करती है, कावेरी जो है वो काफी सारे ट्विस्ट वगैरह लेती है वहां पर तमिलनाडु पे, और एक वाटरफॉल यहां पर हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है होगेनकल फॉल्स। तो क्वेश्चन आएगा होगेनकल फॉल्स जो है वो किस नदी पर है, तो कावेरी नदी। आप लोग को ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यहां पर डैम कौन सा हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये मेटूर डैम है। मेटूर डैम इरिगेशन और हाइडल पावर के लिए तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, और मेकेदातु प्रोजेक्ट भी इसी नदी के ऊपर है। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो बस आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए, राइट। क्लियर याद रखते हैं, किसी प्रकार का किसी को कोई कंफ्यूजन अगर नहीं है तो थम्स अप कर दो, आगे बढ़ जाते हैं, अगर है तो पूछ लो। हाँ, श्रुति जी ने लिखा था कि उसमें अपने ज्ञानशीला में इंग्लिश वर्ड्स भी थे। हाँ, वोकैबुलरी भी मैंने दी है, और जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं आप भी उसको पूरा पढ़िए, आप उसको अवॉइड मत करिए, क्योंकि इंग्लिश का भी आपका एक पेपर होता है, उसमें देखिए कुछ चीजें आपको कई बार हिंदी में मिल जाएंगी, कुछ चीजें कई बार इंग्लिश में मिल जाएंगी, वो डिपेंड करेगा सोर्सेस के ऊपर, राइट। बट वो आपको सभी को पढ़ना है, अगर हिंदी में है तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को पढ़ना है, और इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी पढ़े, तो उससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और इंग्लिश वालों की हिंदी इंप्रूव हो जाएगी। तो इस प्रकार का एक मिक्स्ड अप्रोच लेकर चल रहा है, राइट, क्योंकि उसमें बहुत मतलब कॉमन सी न्यूज है, राइट, छोटी मोटी की। अभी जैसे कि अभी यूके ने इसको पूरी तरह से कोविड जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको ओपन कर दिया है, राइट, यूके ने। तो इसको लेकर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है उसको। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि किस प्रकार से, मतलब आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कुल मिलाकर। अभी चल क्या रहा है, बिल्कुल रैंडम रीड करने के लिए, कि जैसे आप चलते फिरते कभी उठाकर उसको ओपन करें और देख लें कि यार क्या हाल चल रहा है, क्या चीज चल रही है। अब उसमें टास्क भी दिए हुए हैं, जैसे कि FATF के बारे में आपको बताया हुआ है कि कवर करना, और FATF का एक वीडियो भी मैंने पिन कर दिया है, राइट, आप ही के यहीं पर स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल की हम लोग चर्चा करेंगे। देख लेते हैं पेन चालू हुआ कि नहीं हुआ, पेन पता नहीं क्या नाटक कर रहा है, चलो एनीवेज छोड़ो इसको। अब ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल की हम लोग बात करें। देखो ड्राफ्ट बिल जो होते हैं ना वो हमारे लिए काम के होते नहीं है, राइट। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि फाइनलाइज होते नहीं, और फाइनलाइज जो चीज नहीं होती उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे ही नहीं आपसे,
राइट। बट इससे हम लोग को एक आइडिया लग जाता है कि सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है। और आपको शायद याद आ रहा होगा गाइस, हमने ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2021 के बारे में डिस्कस भी किया है, पिछले हफ्ते इसके बारे में डिस्कस किया है और काफी डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीक। बट अभी जो है वो ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021 इसका नाम रखा गया है। ये अभी मानसून सेशन में जो है वो इसको रखा गया है, मतलब अभी चालू जो हो गया है मानसून सेशन, तो उसमें इस पर डिस्कशन होगा। और इस बिल के क्या हाइलाइट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी उल्लंघन करता है यानी कि जो भी ट्रैफिकिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई, राइट। इसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रख दी गई है ऑफेंडर्स के लिए, हेफ्टी फाइन्स यानी कि बहुत ज्यादा फाइन रख दिया गया है। इसमें इवन ये भी कहा गया है कि जो उल्लंघन करेगा उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी, उल्लंघन करने वालों की प्रॉपर्टी तक सीज कर दी जाएगी। तो ये 3 पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, राइट। इवन इसमें जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रैफिकिंग अभी तक कहां पर सीमित थी, किन लोगों के ऊपर सीमित थी, महिलाओं और किन के ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो महिलाओं और बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती थी तो उसी को देखा जाता था, उसी को ट्रैफिकिंग में इंक्लूड किया जाता था। बट अब इसके अंदर ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, राइट, ट्रांसजेंडर को, राइट, कि एनी पर्सन हु मे बी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, मतलब इन तीनों में से महिला, बच्चे और ट्रांसजेंडर। अब ये ट्रांसजेंडर को भी इसमें बिल के अंदर नया शामिल किया गया है, राइट, इस ड्राफ्ट बिल के अंदर। इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो प्रोविजन जो था, the draft also does away with the provision that a victim necessarily needs to be transported from one place to another to be defined as victim। अब देखो अभी तक क्या था ट्रैफिकिंग के अंदर, एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर अगर किसी विक्टिम को अगर कोई ट्रांसपोर्ट करेगा तो सिर्फ उसी चीज को ट्रैफिकिंग जो है वो माना जाएगा। अब इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। वो इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि काफी सारे केसेस ऐसे देखने को मिले जैसे कि एक ही सिटी के अंदर एक इंडिविजुअल को किडनैप कर लिया गया, बच्चों को किडनैप कर लिया गया, राइट, कुछ समय तक अपने पास रखा, और आपको पता है कि बैगिंग वगैरह और ये सब एक्टिविटी में इंक्लूड कर दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकर्स क्या करते हैं, या तो ऑर्गन निकाल लेते हैं, राइट, या फिर उस बच्चे के मतलब खुद से ही उसके हाथ पैर कटवा देते हैं जानबूझ के सर्जरी वगैरह के थ्रू, राइट, और फिर उसको जो है वो सड़कों पर छोड़ देते हैं, राइट, भीख मांगने के लिए। और ये पूरा रैकेट वगैरह चलता है इस प्रकार का। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड की गई। तो इसलिए कहा गया कि एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी विक्टिम को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसको ही सिर्फ ट्रैफिकिंग नहीं माना जाएगा। ट्रैफिकिंग को मानने के लिए ये बहुत जरूरी है। पहली बात तो वो वही चीज की किडनैपिंग वाला क्लॉज भी इसके अंदर आई जाता है कि ट्रैफिकिंग मतलब सबसे पहले तो किडनैपिंग की, उसकी किडनैपिंग कर ली और उसको फिर मतलब जैसे फोर्स लेबर हो गई और ये सब चीजों में उसको वो शामिल कर लिया विक्टिम को। तो ये चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है। और एक्सप्लॉइटेशन, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड की गई, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन का भी एक्सप्लॉइटेशन ऐड कर लिया गया, और भी दूसरे फॉर्म्स है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के, इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी ऑल्सो। तो इसको भी इंक्लूड कर लिया गया इसके अंदर, राइट। पोर्नोग्राफी वाले क्लॉज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपको पता होगा कुंद्रा के बारे में, शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो इस रैकेट में अभी फंस गए हैं, राइट। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट फिर भी ये उसमें, क्योंकि अभी तक अगर बात आ जाती है कि पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हमारी कंट्री में कोई कानून है कि नहीं है, तो ऐसे जगह कहे तो वैसे तो नहीं है, बट फिर भी मतलब आईटी एक्ट के अंदर जो है वो इसको शामिल किया गया है एक लार्जर पर्सपेक्टिव में। बट अभी देखिए ये वाला बिल भी जो आ रहा है इसका भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एंटी ट्रैफिकिंग बिल में प्रोस्टिट्यूशन को और मतलब एक्सप्लॉइटेशन, प्रोस्टिट्यूशन का एक्सप्लॉइटेशन और पोर्नोग्राफी को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये वाला एक आइडिया माइंड में रखिएगा। तो इसलिए मैंने इसमें अभी बोल्ड कर दिया इसको, पोर्नोग्राफी को भी, राइट। और भी कोई भी प्रकार का फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, फोर्स लेबर हुआ, या फोर्स सर्विस हुई, स्लेवरी हुई, या प्रैक्टिस हुई जो कि स्लेवरी के समान ही हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, या फिर फोर्सफुली रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि बिना सामने वाले की सहमति के उसके ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो एक्सप्लॉइटेशन के अंदर शामिल हो गई है। अब ये कानून जो है वो किन किन के लिए एप्लीकेबल है, तो सभी सिटीजन्स जो कि इंडियन है एज वेल एज इंडिया के बाहर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, इंडियन सिटीजन, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अ पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वेदर इट मे बी और कैरिंग इंडियन सिटीजन्स वेयर एवर दे मे बी, मतलब कि वो अगर इंडियन सिटीजन को कैरी कर रहा है और इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो भी मतलब इसके लिए भी ये कानून एप्लीकेबल होगा। और इसके अलावा फॉरेन नेशनल या फिर स्टेटलेस पर्सन मतलब कि रेफ्यूजी, कि जिसके पास किसी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, राइट, हु हैज हिज और हर रेसिडेंस इन इंडिया, जिसका रेसिडेंस इंडिया के अंदर है, राइट। कोई एक इंडिविजुअल का जो इवन फॉरेन नेशनल ही क्यों ना हो, तो कुछ समय तक इंडिया में अगर रह रहा हो और उसके साथ अगर ये घटना घट जाती है,
उस दौरान जिस समय वो इंडिया में रह रहा हो, तो फिर उसको भी इस कानून के तहत जो है वो शामिल कर लिया गया है, राइट, कानून के दायरे में रख लिया गया है। और एवरी ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन विद क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस, तो जो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि एक जैसे इंडियन है या कोई इंडियन सिटीजन हमें देखने को मिल रहा है, उसे क्रॉस बॉर्डर ले जाया गया, यानी कि इंडिया से बाहर जो है वो उसे लीगल तरीके से ले जाया गया, तो वो भी इसके अंदर शामिल है, राइट। एवरी डिफेंस पर्सनल एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ और एनीवन इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो उसके लिए भी एप्लीकेबिलिटी इस कानून की हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे इंडिया के अंदर कौन से लेजिस्लेटिव प्रोविजन यानी कि कौन से कानून हमें देखने को मिलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कुछ चीजें हैं जो कि ट्रैफिकिंग के साथ डील कर रही है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। एक तो पहली बात, हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ये ट्रैफिकिंग के साथ डील करता है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग और पर्सन ये प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के तहत। फिर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 हमें देखने को मिलता है, ये एक कानून है। फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 हमें देखने को मिलता है। फिर आईपीसी के सेक्शन 370 370 ए भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को काउंटर करने से रिलेटेड है। तो ये बस एक आपको आइडिया होना चाहिए कौन से कानून है जो कि ट्रैफिकिंग के साथ डील करते हैं। जैसे कि इनकेस अगर आप मेंस का आंसर भी लिखें तो यू शुड नो सच पॉइंट्स या इस प्रकार के कानून, और प्रीलिम्स में आए तो डायरेक्टली आपको पता होना ही चाहिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2021 की अगर हम लोग बात करेंगे, इस लास्ट वीक इसे कवर्ड किया गया था। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, तो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज की गई, राइट। इसमें बताया कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस जो है वो काफी तेजी से बढ़ गए हैं, वल्नरेबिलिटी काफी ज्यादा हो गई, यानी कि खतरा जो है उसका ज्यादा जो है वो बढ़ गया है, राइट। और इंडिया के पास कोई भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स नहीं है जो कि ट्रैफिकिंग को एलिमिनेट कर सके, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड देखने को मिली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन बनने की संभावना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली इसका ड्राफ्ट के बारे में तो नहीं पूछेंगे, स्पेशली इसका जो लास्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजन जो इस ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, और बाकी फिर हम लोग आगे चल के जब ये बिल जो है वो फाइनलाइज होता है, पास होता है, तब उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अगर कुछ इसमें ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस आए तो, राइट। बाकी ये वाली चीज तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को बातें। और कॉन्जुगल राइट्स के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा ही दिया। अच्छा, कल किस किस ने कॉन्जुगल राइट्स का टॉपिक देख लिया, किस किस स्टूडेंट ने कॉन्जुगल राइट्स का, दाम्पत्य अधिकार का टॉपिक जो मैंने दिया था कल ही मैंने पोस्ट कर दिया था, आई थिंक मेरे ख्याल से 9:30 बजे के आसपास। तो आप लोगों ने देख लिया उस वाले टॉपिक को? गाइस देख लिया करो, मैं पोस्ट कर दिया करूं ना, देख लिया करो। अभी भी आपका जैसे कि टीचमेंट वाला जो कॉलम है ना, उसके अगर आप चले जाएंगे वहां पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे, तो आपको ये मिल जाएगा। वीडियो भी वहां पर अवेलेबल है आपके लिए, वीडियो भी अवेलेबल है, और जितनी भी पीडीएफ में देता हूं वो भी वहां पर आपके लिए अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स और वीडियो। तो उसमें आप देख लेना, क्योंकि वो अलग से इसलिए दे दिया गया कि आप जो है वो टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उस सेक्शन में जाओ और सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आज ही देख लेना, आज ही कवर कर लेना, पूरी चीज इसमें जो है वो कवर करवा दी गई है कॉन्जुगल राइट्स के टॉपिक में, जो आपके ये मटेरियल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जीएस पेपर 3 के टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। तो देखिए, मरकुरी का जो कोर है, जैसे कि हमारा जैसे आउटर लेयर जो होती है धरती की, अब धरती की तरफ चलो, धरती की आउटर लेयर क्रस्ट, उसके अंदर हम लोग को मेंटल देखने को मिलता है, फिर आउटर कोर और फिर इनर कोर। बिल्कुल धरती के बीच वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या है, कोर है। तो ऐसे ही जो मरकुरी का कोर है, तो एक स्टडी के थ्रू पता लगा है, जो स्टडी रिसर्चर्स ने कंडक्ट करी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के, तो इसमें मरकुरी के स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी कंडक्ट की गई। इसमें बताया गया कि मरकुरी का जो कोर है वो एक बड़े साइज का है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन आएगा कि मरकुरी का कोर जो है वो इन चार पांच ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है मरकुरी का कोर जो है वो बड़ा है। तो ये तो स्टेट सिविल सर्विस में आएगा। अब यूपीएससी पूछेगी क्यों बड़ा है, उसका क्या रीजन है, तो रीजन जो है वो ये बताया जाता है कि सन का मैग्नेटिज्म इसके पीछे का रीजन है। देखो, जब सन जब यंग था, मतलब कि जब वो अपने बनने वाली स्थिति में था, तब उसके आसपास काफी सारी डस्ट और गैसेस और आयरन के ग्रेन्स जो है वो उसके आसपास घूम रहे थे, राइट। जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी आप लोग को बड़ा आइडिया होगा, आपने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में कि ये यूनिवर्स कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होगा कि सिंगल डॉट से चीजें जो है वो शुरू हुई, और फिर जितने भी मतलब ब्रह्मांड में डस्ट गैसेस वगैरह जो हमें देखने को मिलती थी, या अट्रैक्ट हुई,
और फिर अट्रैक्ट होने के बाद एक सिंगल पॉइंट पर हम लोग को देखने को मिला कि इनका बनना शुरू हो गया। ये एक सिंगल पॉइंट पर आकर अट्रैक्ट होना शुरू हुई। पहले तो सिंगल पॉइंट से विस्फोट हुआ, अब विस्फोट होने के बाद अलग अलग प्लैनेट्स हम लोग को देखने को मिले कि निकल गए, और फिर धीरे धीरे करके समय के अनुसार जो है हमें देखने को मिला कि ग्रेविटी के कारण, इनकी ग्रेविटी के कारण सब चीज इनके आसपास आकर चिपकना शुरू हुई, और चिपकना शुरू हुई तो ये प्लैनेट्स बन गए। तो वैसे ही अब जब सन है, सूर्य जो है, जब ये बन रहा था तब उसके आसपास की गैसेस इससे अट्रैक्ट हो रही थी, राइट। और जब गैसेस इससे अट्रैक्ट हो रही थी तो इसमें आयरन के ग्रेन्स भी अट्रैक्ट हो रहे थे। तब प्रॉब्लम ये हुई कि इसके आसपास की जो प्लैनेट्स हैं, आप देखिएगा, आप सन के आसपास के जितने भी प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं, स्टडी के थ्रू ये चीज क्लियर हो रही है कि उनके कोर आपको बड़े मिलेंगे। अब कोर क्यों बड़े मिलेंगे? अब कोर में होता क्या है, तो आप देखिएगा कोर में आप जैसे पानी के अंदर जो भी भारी चीज डालोगे तो वो पानी के नीचे डूब जाएगी, राइट। पानी में अगर कुछ भारी चीज अगर आप डालोगे तो वो पानी के नीचे चली जाएगी, पानी के नीचे डूब जाएगी। आप जैसे एक नट है, नट, राइट, नट समझते हो ना, वो पेचकस से हम लोग कसते हैं वो चीजों को, नट। आप नट पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर डालोगे तो नट नीचे डूब जाएगा, तो वो क्या है, भारी है। आयरन का हम लोग को जो देखने को मिल रहा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऐसे कोर में कौन सी चीज होती है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो भारी होता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाली चीज हम लोग को कोर में देखने को मिलती है। अब देखिए यहां पर अब सन का मैग्नेटिज्म जो है वो उस कोर को खींच रहा था, मरकुरी के कोर को खींच रहा था। अब मरकुरी के कोर को जब सन का मैग्नेटिज्म खींच रहा है तब इसका कोर जो है वो बड़ा हो गया। ये एक वजह यहां पर रिसर्चर ने बताई है। इस प्रकार से चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये बस सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखो, उतना ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, मरकुरी का कोर उसके मेंटल के कंपैरिजन में बड़ा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो किस लिए बड़ा है, क्योंकि सन का मैग्नेटिज्म, जब सन बन रहा था तो उसने अट्रैक्ट किया मरकुरी के कोर को, यानी कि उसके आयरन ग्रेन्स को या उसके डेंस चीजों को मरकुरी के अंदर के, तो इसलिए बताया गया कि मरकुरी का कोर जो है वो बड़ा हुआ नजर आया, राइट। तो ये एक स्टडी सामने नजर आई है। अब इजरायली स्पाईवेयर पेगासस, तो इसके बारे में हालांकि हमने पहले भी चर्चा करी थी, पेगासस के बारे में मैंने आपको उसमें ज्ञानशीला में भी दिया था इसके बारे में। तो देखो, तो इजरायली कंपनी जो है ये गवर्नमेंट को बेचती है पूरे दुनिया भर में। पेगासस एक सॉफ्टवेयर हम लोग को देखने को मिलता है। इजराइल की जो कंपनी जो हमें नजर आती है इसका नाम है एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप इजरायली फर्म जो है, इसके द्वारा ये स्पाईवेयर टूल पेगासस जो है वो डेवलप किया गया है। सिंपल सा आपको ये अंडरस्टैंडिंग ध्यान में रखनी है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है कि एक इंडिविजुअल के मोबाइल फोन में या उसके कंप्यूटर के सिस्टम में जाकर अगर ये इंस्टॉल हो जाए तो जिसने इंस्टॉल करवाया है उसको उस इंडिविजुअल की पूरी एक्टिविटी के बारे में पता लग जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, एक लिंक भेजी जाती है, और देखिए गाइस, मैं तो आप सभी को कहूंगा कोई भी लिंक अगर आपको कोई भेज रहा है जो आपके उसमें नहीं है, मतलब आपकी जानकारी में नहीं है, जैसे आज की डेट में होता है कि आप देखिएगा टेलीग्राम ग्रुप में अननेसेसरली काफी सारी लिंक्स भी आ जाती हैं, अलग अलग लोग जो है वो लिंक्स पोस्ट कर देते हैं। कभी क्लिक करने की गलती मत करो अनटिल अनलेस आप उसे जानते नहीं हो, अनटिल अनलेस वो कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, तब तक बिल्कुल किसी लिंक पर क्लिक मत करना। आज की डेट में बड़ी दिक्कतें चल रही है इस प्रकार की, क्योंकि देखो पहले जो था, पहले इस प्रकार के स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो थे वो काफी महंगे हुआ करते थे, आजकल काफी सस्ते हो गए, और इसको बनाने वाले भी हैकर जो है वो काफी ज्यादा हो गए, राइट। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी ज्यादा मात्रा में ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो बन रहा है। तो ये डिजिटल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा एक खतरा हम लोग को नजर आ रहा है। तो कभी भी किसी लिंक पे आप लोग को भी ओपन नहीं करना, और दूसरों को भी आपको बताना है। कल को आप ऑफिसर बनोगे तो दूसरों को भी बताओगे ना चीजों के बारे में, तो अभी से ये वाला काम करना शुरू किया करो, बट पहले अपनी पढ़ाई करो उसके बाद, राइट। अब देखो स्पाईवेयर टूल ही हम लोग को देखने को मिलता है कि एक्सप्लॉइट लिंक जो है वो प्रोवाइड की जाती है, मतलब एक टारगेट यूजर को, टारगेट यूजर उस पर क्लिक करता है, और मालवेयर या फिर कोड जो है वो अलाउ करता है सर्विलांस को कि वो यूजर के फोन में जो है वो इंस्टॉल हो जाए, राइट। और इंस्टॉल होने के बाद हम लोग को जैसे ही देखने को मिलता है पेगासस इंस्टॉल हो गया यूजर के सिस्टम में, राइट, तो अटैकर के पास कंप्लीट एक्सेस हो जाता है उस टारगेट यूजर के फोन का या सिस्टम का। और पेगासस जो है वो क्या क्या कर सकता है, प्राइवेट डेटा को निकाल सकता है, इंक्लूडिंग पासवर्ड, कॉन्टेक्ट लिस्ट, कैलेंडर इवेंट्स, टेक्स्ट मैसेजेस, लाइव वॉइस कॉल्स, मतलब आप किससे बात कर रहे हो वो सुन सकता है, राइट। टैपिंग हो जाएगी, मतलब पूरी मान के चलो फोन की, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका कैमरा फोन का ऑन हो जाएगा, यानी कि सामने वाले व्यक्ति आप कहां पर उसको पूरी एक्टिविटी आपके फोन के थ्रू देख सकता है। माइक्रोफोन कभी भी ऑन हो जाएगा, आपको आइडिया नहीं होगा, राइट। तो यह चीज है। अब ऐसे जो इश्यूज होते हैं, राइट, इस पर गवर्नमेंट को भी कई बार एक्यूज किया जाता है, क्योंकि ये टॉपिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हम लोग को देखने को मिला था। गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रही है, राइट। जो लोग हैं कुछ उनके डेटा को जो है वो लीक करवा रही है, इस प्रकार से टैपिंग कर रही है। तो देखो पहली बात तो एक चीज हमारी कंट्री के अंदर ये भी हम लोग को देखने को मिलती है, एक तो नेशन की सिक्योरिटी के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, और दूसरी बात सरकार को, मैंने पहले भी बात करी थी इसके बारे में, आई डोंट थिंक कि पेगासस की आवश्यकता पड़ेगी,
या होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अपना खुद का एक सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, बट फिर भी चलो अनऑफिशियली अगर ये काम अगर कर भी रही है सरकार या बड़े लीडर्स या बड़ी अथॉरिटी। हाँ, तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज गवर्नमेंट जो है वो अनऑफिशियल तरीके से, अगर हम लोग एक बार बात मान भी लें कि चलो ठीक है वो करती भी है राइट अनऑफिशियल तरीके से, तो भी सामने वाले व्यक्ति उस पर क्लेम नहीं कर पाएगा। अब कैसे नहीं क्लेम कर पाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाला व्यक्ति अवेयर ही नहीं होता। आप देखिए, क्योंकि ये सब क्या है, ह्यूमन एरर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि आपने एक बार क्लिक कर दिया, आप भूल गए कि अरे यार पता नहीं क्या था, ये छोड़ो, हटाओ, हटा दिया आपने, क्लोज कर दिया, बट वो सॉफ्टवेयर तो आपके मोबाइल में चला गया। अब आपको तो पता नहीं लगेगा ना कि सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, राइट? वो तो एक डेटा लीक हुआ था, उस डेटा लीक होने के कारण चीजें सामने आ गई कि इन लीडर्स, इवन इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह थे और इवन फॉर्मर सीजेआई, तो इनका नाम भी हम लोग को देखने को मिला था। तो ऐसी चीजें, मतलब ऐसे आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए और वेरियस लीडर्स हो गए, राहुल गांधी का भी इसमें नाम जो है वो इंक्लूडेड था, और भी काफी सारे जर्नलिस्ट का नाम इंक्लूडेड था। तो ये तो एक लिस्ट जो थी वो लीक हुई, उसके थ्रू पता लगा। वैसे ये पता लगता नहीं है, ये वाली चीज भी आपके मेथ्स में बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, राइट? आप चाहो तो कहीं पर लिख लो कि नाम, मतलब, या फिर याद रखना, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये आपको ध्यान में रहेगा ही कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जो अटैक हुआ है वो खुद ही अवेयर नहीं रहता ना। अब उसी को नहीं पता कि उसके फोन में अटैक हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है कि नहीं हो रही, राइट? तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है कि ये सब चीजें ऐसी होती हैं इस स्पाईवेयर के कारण कि ये रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि इससे रिलेटेड केस वगैरह जो है वो सामने आए, क्योंकि पता लगने की गुंजाइश ही काफी कम रहती है। सामने वाला ही खुद अवेयर नहीं होता, तो फिर अथॉरिटीज को कैसे पता लगेगा? क्योंकि अथॉरिटीज को कब पता लगेगा? जब सामने वाला व्यक्ति कंप्लेन करेगा, कंप्लेन करेगा तो उस पर जांच होगी। अब उसी व्यक्ति को नहीं पता कि उसके ऊपर निगरानी हो रही है, राइट? तो फिर ये वाली चीज है इसके अंदर। तो ये एक बड़ा लूप होल इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। अब एक और होता है, एक जीरो क्लिक अटैक होता है। अभी तक तो ह्यूमन एरर हो रहा था कि देखिए, अब इसमें क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि एक लिंक भेजी, लिंक जो है वो क्लिक करी किसने? ह्यूमन ने लिंक करी, ह्यूमन ने क्लिक करी उस लिंक को। तो ये क्या हुआ? ह्यूमन एरर हुआ या ह्यूमन की गलती हो गई। एक होता है जीरो क्लिक अटैक। जीरो क्लिक अटैक में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? जैसे पेगासस जो है वो बिना ह्यूमन इंटरेक्शन करवाए या ह्यूमन एरर के डिवाइस के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है। यानी कि डिवाइस को एक ऐसा कोड जो है या एक ऐसा आप सिग्नल आप कह सकते हो ये भेजेगा कि वो डिवाइस जो है वो खुद ही डिकोड नहीं कर पाएगी ये सिग्नल क्या है, और जब तक वो डिकोड कर सके तब तक तो उसका डिवाइस जो है वो पूरे इसके कंट्रोल में चला गया, मतलब हैकर के कंट्रोल में चला गया, या जो जैसे टारगेट किया था पेगासस के थ्रू एक यूजर को, तो उसको मिल गया उसकी टारगेटेड इंफॉर्मेशन। ये वाली चीज देखिए आप। और ये बिल्कुल वैसे ही रहता है कि अगर अवेयरनेस होगी किसी व्यक्ति को तो वो फिशिंग अटैक को रोक भी सकता है, बट अगर अवेयर ही नहीं है वो, मतलब कि सिस्टम में, यानी कि सामने वाले के सिस्टम के अंदर ऐसी चीज, ऐसा सिग्नल भेजा गया जिससे कि उसका सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा फेल हो गया, वो खुद ही समझ नहीं पाएगी ये क्या चीज आई। तो जब तक वो सिस्टम अलर्ट होता उससे पहले ही सिस्टम जो है वो उसका हैक हो चुका। तो देखिए कितनी खतरनाक चीजें आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक आपको बस आइडिया होना चाहिए। अब देखिए कई कई बार स्टेट सिविल सर्विसेज में मालवेयर, ट्रोजन, वायरस, वॉर्म्स, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये क्या है, तो इसकी भी जानकारी ले लो। और ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में साइबर थ्रेट हम लोग को इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसकी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मालवेयर, मालवेयर क्या है गाइस? तो ये एक सॉफ्टवेयर है। इट इज डिजाइन टू परफॉर्म एन अनवांटेड इलीगल एक्ट वाया द कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक इलीगल एक्ट जो है, अनवांटेड इलीगल एक्ट परफॉर्म करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को, मालवेयर को डिजाइन किया जाता है, राइट? और मैलिशियस इंटेंट के तौर पर, मतलब कि सामने वाले की कुछ चीजें जो है वो लेने के तौर पर, यानी कि उसका प्राइवेट डेटा निकालने के तौर पर या डिस्ट्रॉय करने के तौर पर मालवेयर का उपयोग किया जाता है, राइट? अब ये क्लासिफाई किए जाते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि इनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे इनको ऑपरेट किया जाता है, इनकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे ये फैलते हैं और क्या ये कर सकते हैं। तो उसके आधार पर ये मालवेयर अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। अब वायरस की बात करें, वायरस जो है गाइस, ये मतलब इन्फेक्ट करते हैं दूसरे प्रोग्राम्स को, उनको मॉडिफाई करके। मतलब कि वायरस अगर कंप्यूटर में आएगा तो आपकी दूसरे जितने भी जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो काम करना बंद कर जाएंगे, कंप्यूटर हैंग कर जाएगा। तो वायरस क्या करता है? ये आपके कंप्यूटर के दूसरे प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय करने पर काम करता है, राइट? और वॉर्म्स की बात करें, वॉर्म्स हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं? तो कंप्यूटर वॉर्म्स क्या है? ये भी एक मलाशियस प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि सिस्टम टू सिस्टम जो है वो कॉपी करने लगते हैं रादर देन इनफिल्ट्रेट करना, राइट? लेजिटिमेट फाइल को, मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, देखो जैसे कि एक हैकर है, वो अगर किसी इंपॉर्टेंट फाइल को अगर टारगेट करता है कि मुझे ये प्राइवेट डेटा चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के ईमेल्स,
ईमेल्स को पढ़ना चाहता है एक हैकर, तो वो किस पर टारगेट करेगा? ईमेल को टारगेट करेगा, ईमेल पर टारगेट करेगा। अब वॉर्म क्या करता है? वॉर्म ये मान के चलो कि पूरा का पूरा उसका सिस्टम जो है, उसकी पूरी फाइल्स है वो कॉपी करके दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर करने लगता है और मल्टीपल फाइल जो है उसकी बनाने लगता है। तो ये इसके वॉर्म्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। और ट्रोजन्स, इसका नाम तो आपने काफी बार सुना होगा, या फिर इसे ट्रोजन हॉर्स के नाम से जो है वो जाना जाता है, राइट। ये क्या करता है? सिस्टम की सिक्योरिटी को खराब कर देता है, उसका फायरवॉल सिस्टम, उसका एंटीवायरस सिस्टम, सबका सब वो कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। बैक डोर से ये एंटर होता है, राइट, मतलब एक कंप्यूटर के सिक्योर नेटवर्क के अंदर घुसता है और उस नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। होआक्स की बात करें, अब ये ईमेल होते हैं कुछ। अब ये ईमेल कैसे होते हैं? जैसे कि आपको कोई भेज रहा है ईमेल, राइट। अब होआक्स में वो ईमेल आते हैं, आपके पास एक किसी का ईमेल आया, मेरे पास तो बहुत आते रहते हैं इस प्रकार के, लिखते हैं कि आपने करोड़ों की लॉटरी जीत ली, या फिर ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि मैं ये फलाना, फॉरेनर नाम लिखते हैं वो, कि मैं इस देश से हूं, मेरी इतनी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा कोई वायरस नहीं है, एंड आई वांट यू टू गिव दिस प्रॉपर्टी। और लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं जब छोटा था, मेरे ख्याल से 8th 9th क्लास के आसपास था मैं, तब मेरे पास ये आया था किसी का, इसमें मेरे मोबाइल फोन में मैसेज आया था पहले, फिर मैंने कॉल बैक किया, तो वो फॉरेनर जैसी आवाज में बात कर रहा था, वो था तो दिल्ली गई, वो बाद में जाकर, अब मतलब पता तो लग ही गया था, क्योंकि जिसे आपसे फिर थोड़ी देर बाद पापा ने बात करी थी, तो फिर बता रहे थे कि दिल्ली का था वो और आपको बेवकूफ बना रहा था। तो वही चीजें अब ऐसे लोग करते ही हैं बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत लोग के पास आते हैं, रूप जी ने लिखा मेरे पास भी आता है, बहुत लोग के पास आते रहते हैं। मैं तो लड़ रहा था अपने घर वालों से कि 25,000 दो मुझे, मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। वो बोल रहे हैं 25,000 जमा करो तो लॉटरी मिलेगी। पापा बोलते कि बेटा अगर उसको देना है तो उसको बोल दे कि 1 करोड़ में से 25,000 काट लो भैया, 25 नहीं 50 काट लो, चले 1 लाख काट ले, बाकी की 99 मुझे दे दे। तो देखना नहीं देगा। तो वही चीज है। अब देखो, पहली बात तो अब बचपने में तो मैंने करी, बट आज भी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो मतलब आसान शॉर्टकट को ढूंढते पैसा कमाने के लिए। कहीं पर लॉटरी लगी, उनने देखा रहे लॉटरी मिल रही है, इसमें इतना पैसा जमा करने लगेगा, वो बेचारे जमा करके फंस जाते हैं। देखो, कोई भी चीज फ्री में मिलती नहीं है, आपको उसको कमाना पड़ता है। हर एक चीज को अर्न करना पड़ता है, फ्री में कुछ मिलता नहीं है। तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट, जब भी आपके सामने कुछ आसान चीज आपको दिखने लगे ना, आसान शॉर्टकट दिखने लगे पैसे कमाने के या कुछ कुछ करने के, तो आप एक ही चीज समझना दिमाग में कि कहीं ना कहीं इसके पीछे फ्रॉड छुपा हुआ है। वो इसलिए भी क्योंकि प्रॉब्लम ये है, देखो, अगर किसी प्रोसेस के थ्रू अगर आप जा रहे हो, यानी कि कुछ स्किल सीख कर किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो या कुछ कर रहे हो इस प्रकार की चीजें, तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार, आप अर्न कर सकते हो, राइट। यानी कि कम समय देकर ज्यादा अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हो। जैसे शेयर्स वगैरह में पैसे लगा रहे हो, तो वो स्किल्स होती है शेयर्स वगैरह में भी, आपको पता होना चाहिए मार्केट जो है वो कैसे चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अर्निंग कर सकते हो, नो डाउट। बट इन्वेस्टमेंट हो गया, अर्निंग हुई, ये सब चीजें समझ में आती है। बट अगर कोई आपसे बोले कि यार आपको 1 करोड़, मतलब एक तो अमाउंट बहुत बड़ा बता देगा आपको लालच करवाने के लिए, आप बता देगा कि आपको कार मिल रही है, राइट, तो फिर आप उसके पीछे दौड़े चले जाओगे। तो ये चीज। और दूसरी बात, नेटवर्किंग। मेरे साथ ये कहानी हुई थी नेटवर्किंग को लेकर। एक ही हमारे कोचिंग के, मतलब ये सदस्य है, मतलब टीचर ही है वो। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सर एक नेटवर्किंग है और आपके पास तो काफी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वो 1200 रुपए का था उनका, कि 1200 रुपए में ये पैसे जो है वो, मतलब वही है अनुराधा, एक का डबल। आपने देखी होगी हेरा फेरी, अनुराधा एक का डबल करेगी, राइट। तो वो ही वाली चीज बता रहे थे वो मुझे कि आप 1200 रुपए जमा करो, हर दिन आपके अकाउंट में 40 आएगा, आप जिसको अपने साथ जोड़ोगे उसके भी 30 आपके अकाउंट में आएंगे, और वो जिसको जोड़ेगा उसके भी 10 आपके अकाउंट में आएंगे। मैंने कहा भैया मुझे नहीं करना, और इसमें मार खाऊंगा मैं अगर इस प्रकार की हरकत करूंगा, और आप भी मत करो तो अच्छा है। बोलता रहे नहीं नहीं सर, आप करके देखो, आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मैंने दे दिया उनको 1200 रुपए। मैंने कहा चलो अब ये लोग मेरे अकाउंट के नाम से आप चालू कर दो। फिर जब ये एक का डबल ट्रिपल हो जाएगा ना, बोल रहे थे कि सर 3 महीने का बस ये प्लान है, आप देखना कि 1200 के आपको 4800 या 5000 रुपए तक तो मिल जाएंगे। तो मैंने कहा कर दो, मैंने आप करो। आज भी वो 1200 रुपए अटके हुए हैं, उनको मैं फोन करता हूँ तो वो बेचारे अवॉइड करने लगते हैं। अब क्या बोले यार, तो होता है यार ऐसा। और कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आप लोग तो यार ब्यूरोक्रेट्स हो, आप लोग को तो ये सब चीजें दूर से ही ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए, यार कुछ ना कुछ तो घोटाला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, राइट। क्योंकि कल को आप कलेक्टर बनोगे, आईएएस आईपीएस बनोगे, तो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार की फ्रॉड डील के बारे में, फ्रॉड एक्टिविटीज के बारे में। और जब भी कोई आपको वो करे, लालच करवाए आपका, तो ये बात समझ लेना कि आपको अगर कोई लालच दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन कुछ और होगा इसके पीछे। अरे हाँ, आता है यार, रिलेटिव बन के कॉल आता है। मेरे पास कई बार स्टूडेंट बन के कॉल आता है कि मुझे बहुत सख्त पैसों की आवश्यकता है, दे दो, मुझे पैसे दे दो। तो मैंने कहा कहां पर पैसे की आवश्यकता है, वो लोकेशन भिजवाओ, पहुंचा देते हैं। नहीं नहीं सर, ट्रांसफर कर दो, आप समझ नहीं रहे हो बात को। मैंने कहा भाई छोड़ो। मैसेज भी आते हैं ऐसे कई बार, अब क्या बोले अब।
बहुत है यार, बहुत फ्रॉड भरे पड़े हुए हैं। और ऐसे से मतलब लोगों के पास, क्योंकि इसमें लोगों की कमाई बहुत तगड़ी हो रही है ना यार, उनको चाहिए कि दिन में अगर मतलब 1000 कॉल भी वो कर दें और एक भी अगर फंस जाए तो एक ही बार में उनके पास बहुत सारी वो चीज आ जाती है। अब हैकर्स होते हैं, सामने से ओटीपी पूछ लेते हैं, और इतने मंद बुद्धि लोग हैं। अब मंद बुद्धि क्या करें, बेचारे को अवेयरनेस नहीं तो क्या कर सकते हैं, कि वो उनको ओटीपी दे डालते हैं यार, कि लो भैया ले लो, लिख लो ओटीपी, मेरे घर के प्रॉपर्टी भी ले लो। मैंने बोला भाई प्रॉपर्टी भी ले जाओ तुम, तो दे दो सबको, बेच डालो, क्या बोले यार। चलो एनीवेज, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं आज। अब अपन यहाँ पर बात हो रही है चाइना के जुरोंग मार्स रोवर की। तो चाइना का जुरोंग मार्स रोवर जो है गाइस, ये मार्स रोवर है, ऑब्वियस सी बात है कि मार्स पर चलेगा। और रोवर क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि चक्के, उसमें चक्के लगे रहते हैं और वो घूमता है रोवर, ठीक है। तो ये मार्स में घूमता है रोवर, और मार्स में घूमेगा तो मार्स, ऑब्वियस सी बात है, मार्स को स्टडी करने के लिए घूम रहा होगा, ऐसे ही तो घूम नहीं रहा होगा। तो 509 मीटर तक जो है वो इसने गाड़ी चल गई है इसकी। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। जुरोंग रोवर रेड प्लैनेट के ऊपर ये चल रहा है, और 63 मार्शियन डेज पर ये जो है वो काम करेगा, बताया जा रहा है। और मार्शियन डे जो होता है गाइस, एक मार्शियन डे वो रफली हमारी धरती के जो एक दिन जो होता है वो 24 आवर्स का, बट एग्जैक्टली 24 आवर्स भी नहीं है, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, रफली 40 मिनट ज्यादा हम लोग को ये देखने को मिलता है। और चाइना का तियानवेन 1 मिशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, तियानवेन 1 मिशन उसी का ये पार्ट है, उसी का हिस्सा है। पिछले साल ये मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था। अच्छा, मुझे कोई बताएगा, किसी को पता है कि तियानवेन मिशन जो है वो किस रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया था? बताओ मुझे, अगर किसी को इसका आंसर पता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता देना, जो स्टूडेंट यूट्यूब पर इस लेक्चर को देखेंगे, और जो स्टूडेंट अभी लाइव देख रहे हैं, आप अभी के अभी लिखकर बताओ अगर आपको याद है तो, कि चाइना का तियानवेन 1 मिशन जो है वो किस रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। तो देखो, इसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर हम लोग को देखने को मिला था। पिछले साल 23 जुलाई 2020 को ये लॉन्च किया गया था। अब लैंडर के अंदर क्या रखा होता है? रोवर रखा होता है। पहले लैंडर जाकर लैंड करता है मार्स के सरफेस के ऊपर, फिर उससे निकलती है गाड़ी, रोवर निकलती है चक्के वाली, और ये उटोपिया प्लैनेटिया, यूटोपिया प्लैनेटिया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है गाइस। यहां से क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्स में एक जगह हमें देखने को मिलती है, मार्स के सदर्न पार्ट में। तो मार्स के सदर्न पार्ट में ही जाकर इसने अपनी लैंडिंग करी थी, उटोपिया प्लैनेटिया में, राइट। और 5 कोर साइंस ऑब्जेक्टिव इसके रोवर के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो मार्स का जियोलॉजिकल मैप इसे बनाना है, क्रिएट करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसे एक्सप्लोर करना है मार्शियन सॉइल, जो मार्स की जो मिट्टी जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसको ये देखेगा किस टाइप की मिट्टी है। लोकेट करेगा कि वहां पे कहीं पर वाटर आइस डिपॉजिट है कि नहीं, मतलब कि पानी की खोज करेगा आसान शब्दों में। और एनालाइज करेगा सरफेस के मटेरियल कंपोजिशन को, यानी कि मार्स का जो सरफेस है तो उसको देखेगा। बिल्कुल सही कहा रूप जी ने, लॉन्ग मार्च 5, लॉन्ग मार्च 5 हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, जो ये रॉकेट लॉन्चर था, राइट, जो जिसने ये लेकर गया था इस वाले मिशन को, तियानवेन मिशन को, राइट। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो सरफेस मटेरियल का जो कंपोजिशन है, जैसे कि मार्स का जो सरफेस है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उसको जो है ये देखेगा, राइट, बताएगा उसके बारे में, एनालाइज करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा मार्स के एटमॉस्फेयर को, उसके क्लाइमेट को, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड मार्स की ये समझेगा, और इससे रिलेटेड साइंटिस्ट रिसर्चर को इंफॉर्मेशन डेटा जो है वो फॉरवर्ड करेगा, राइट। अब महत्व क्या हम लोग को तियानवेन 1 मिशन का देखने को मिलता है? पहली बात तो चाइना का ये चाइना जो है वो तीसरी कंट्री बन गई है सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, जो कि मार्स में जाकर जिसने लैंडिंग करवाई है, सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई है। और चाइना पहली कंट्री है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर लिखा नहीं, आप कहीं पर लिख लो। पहले जब इस मिशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है वो पहली कंट्री है जिसने पहली ही बार में मार्स के ऊपर, अपने पहले ही मिशन में मार्स पर लैंड करवा दिया। पहले ही मिशन में लैंडिंग इसकी सक्सेसफुल हुई, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और चाइना यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरी कंट्री है जिसने रोवर मार्स के सरफेस पर भेजा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, चाइना जो है वो पहली कंट्री है जो कि ऑर्बिट, लैंडिंग और रोविंग का ऑपरेशन जो है वो अपने पहले मिशन पर ही करवा रही है मार्स के। तो अच्छा, ये लिखा हुआ है इसमें, चलो कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था शायद नहीं लिखा, तो इसमें लिखा है कि चाइना पहली कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है। पहली बात तो इसने अपने पहले मिशन पे ही ऑर्बिटिंग, लैंडिंग और रोविंग तीनों चीज जो है वो सक्सेसफुल करवा दी है। और दूसरे और मार्स के मिशन कौन से हैं? तो नासा का परसिवरेंस रोवर मिशन और यूएई का होप मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई का होप मिशन, क्योंकि ये पहला मिशन हम लोग को अरब कंट्री का देखने को मिल रहा है जिसने प्लैनेट पर जो है वो अपने मिशन को जो है वो भेजा है।
तो ये मार्स प्लैनेट पर भेजा है, तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखना। फर्स्ट एवर इंटरप्लैनेटरी मिशन यूएई का, और इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान या फिर मॉम मिशन, राइट, इस पर मूवी भी बनी हुई है। तो ये तीनों मिशन जो है वो, इसको आप रिवाइज कर लो। ये तीनों चीज हालांकि पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो इसको आज ही आप जो है वो रिवाइज कर लेना इन तीनों मिशन के बारे में। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है वो फिनिश होती है, खत्म होती है। जिन भी स्टूडेंट्स को कोर्सेज को ज्वाइन करना है, तो स्टैटिक पोर्शन जनरल स्टडीज के काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू, मैं आपको कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो और बताओ कैसी लगी क्लास, कुछ किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो बताओ। चलो अब अपनी क्लास जो है वो आज की फिनिश हो गई है। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू आप लोगों को, थैंक यू। इतने समय से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बने हुए हैं अपने चैनल को। 1 साल जो है वो होने वाला है कुछ दिनों के बाद, कुछ मतलब 1 हफ्ते के बाद आई थिंक 1 साल अपने चैनल को हो जाएगा। और इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ कुछ चीजें तो अब ऐड करनी है, मतलब 1 साल हो गया तो इसमें और भी काफी सारी सर्विस ऐड कर दी है, और भी आना बाकी है। ठीक है, साइन ऑफ करें, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। तो पीडीएफ आपके पास आ चुकी है, पीडीएफ को आप रिवाइज कर लेना रात में सोने से पहले। नहीं नहीं रूप जी, अगस्त में नहीं होगा। नहीं, जुलाई एंड में मैंने क्या किया था, जुलाई के एंड में शुरू कर दिया था। मतलब जुलाई में मान के चलिए, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 29th के आसपास पहली क्लास आ गई थी यहाँ पर। वो देखना पड़ेगा, वो जिस दिन मैं चेक कर लूंगा, अपने पास रखा तो हुआ है मटेरियल। क्योंकि जुलाई के एंड में अचानक से हुआ। अब देखो, शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि जो नहीं होनी चाहिए थी, राइट, बट फिर उसके बाद ऐसी शुरुआत हुई कि नॉन स्टॉप हो गई, रोके ही नहीं अपन। एक मिनट, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, देख लेते हैं मैसेजेस वगैरह को। मैंने भी वही सोचा यार, मैंने कहा लाइव का क्या रहता है, क्योंकि देखो दूसरी बार क्या है, एक और चीज मेरे माइंड में ये आई, और ये बात बिल्कुल सही भी है, कि क्या होता है, आप जैसे कि लेक्चर्स को आप एक ही बार सुनते हो, उसके बाद आप अपने नोट से या फिर अपने पीडीएफ वगैरह जो आपको दे दिया जाता है, तो उससे आप रिवाइज करते हो, राइट, क्योंकि फिर बार बार किसी का इतना टाइम नहीं कि दोबारा से लेक्चर को सुना जाए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इंटरैक्टिव क्लास हो, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो वहीं पर ही वो डाउट क्लियर हो जाए, तो वो भी अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए। और एक फिर वो कंटिन्यूटी बनी रहती है कि हाँ यार इस समय पर क्लास आएगी। मैं तो पहले ये सोच रहा था कि इसको मतलब जैसे ऑफलाइन की तरह ही कर दें, कि एक बार लाइव क्लास करी, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, जिससे कि क्या रहेगा कि स्टूडेंट सीरियस हो जाएंगे। बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ स्टूडेंट अपने ऐसे होते हैं कि जिनका टाइम मैच नहीं करेगा, फिर उनके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। फिर मैंने कहा चलो इसको रहने दो। बट जो भी स्टूडेंट है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल लाइव पे आओ। अब सुबह का एक ऐसा टाइम है यार, 6 से 7 बजे का, ये आपके ब्रेन को एक तो चालू भी कर देगा और मजा भी आएगा। नए नए टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आप पहली बार जो है वो कवर करोगे। फिर इसका आप रिवीजन जो है फिर रात में करो, रिवीजन रात में एक बार सोने से पहले कर लो, फिर वीकली तो आपको करना ही है। प्रीत कौर जी, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास इसी प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट सीरीज आ जाएगी। मैं मतलब इसको अगस्त से इंप्लीमेंट करूंगा, अगस्त मंथ से इंप्लीमेंट करूंगा, और वीकली इससे रिलेटेड आपके पास टेस्ट सीरीज आ जाएगी। आप उसकी टेंशन मत रखो कि क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और वीकली ही मिलना शुरू हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन। नहीं, सुनने पे फोकस इसलिए तो रहेगा ही श्रुति जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे सुनने पे फोकस रहेगा और अच्छा भी रहेगा। सर पॉलिटी का क्लास लाइव होता है क्या? नहीं नहीं मधु जी, पॉलिटी की क्लास लाइव नहीं होती है। वो इसलिए कि पॉलिटी स्टैटिक पोर्शन है। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्टैटिक पोर्शन में क्या ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, और जैसे करंट अफेयर्स की एक तो ऐसी चीज है यार कि इसमें तो अवेयरनेस आपको क्रिएट करनी है। पॉलिटी में भी कर सकते हैं मैं लाइव, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, बट मैंने अभी उसको उस इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी हुआ तो शायद इम्प्लीमेंट कर देंगे। नहीं नहीं रूप जी, क्लासरूम आईडी जो है वो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। क्योंकि यार अपने पास बहुत ज्यादा ये भी हो रही थी यार, पायरेसी बहुत ज्यादा हो रही थी। बट हाँ, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर जो होंगे वो यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, क्योंकि बहुत पायरेसी हो रही थी यार। लोग मतलब अपने इतने सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं और अपन ने फीस भी ऐसी रखी है, फिर भी स्टूडेंट्स ने पता नहीं क्यों ऐसी चीज करी, बाटा बूटी करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें पर मुझे अच्छी नहीं लगी यार। मैंने कहा यार मुझे सर्वाइव करना है, और मुझे स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करानी, तो कुछ अलग करना पड़ेगा हट के। तो फिर ये डिसीजन जो है वो लिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा यार मतलब कभी कभी तो बड़ा बुरा भी लगता है कि यार यार ब्यूरोक्रेसी की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके की मतलब चीजें, और वो भी मतलब 150-200 रुपए।
मतलब क्या बोले आप। और अभी तो ऐसी ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी है कि लाखों रुपए की कोचिंग में भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो अपन ने अब इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। वो तो पहले भी मैं करता था, आपको रेगुलर बेसिस पर भी मिलती थी इस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट जो कहीं नहीं मिलेगा। बट वही है, प्रॉब्लम वही होती है ना कि जब आप सपोर्ट करना चाहो तो फिर कुछ ना कुछ लोग दिक्कत देना शुरू कर देते हैं। बट ठीक है, देने दो जिसको दिक्कत देना है, अपन तो अपने रास्ते चलते रहेंगे। सर पीडीएफ ड्राइव में नहीं आएगा, नहीं नहीं, पीडीएफ भी शिवांगी जी ड्राइव पर भी मैं डाल दूंगा पीडीएफ। दोनों जगह पे रहेगी, ड्राइव पर भी रहेगी, यहां पर भी आ जाएगी। यहां पर पहले आ जाएगी थोड़ी सी, ड्राइव पर शाम तक आ जाएगी। बिल्कुल प्रीति जी, टेस्ट करेंगे ना अपन, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैंने बहुत सारी चीज प्लान करके रखी है, जैसे आपको जो मंथली टेस्ट मिलता था, अब से आपको इसी प्लेटफॉर्म के अंदर वो इसमें एक टेस्ट सीरीज वाला भी फीचर है और बहुत बढ़िया फीचर है। उसमें आप बढ़िया अपने ऑप्शंस वगैरह मार्क करो, उसके बाद मेरे ख्याल से रैंकिंग वगैरह भी देगा वो रिजल्ट के तौर पर, तो अच्छा फीचर है। तो वो वाली चीज भी अपन शुरू कर देंगे, वीकली रख दिया करेंगे, संडे टू संडे सबका टेस्ट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आप तो बस तैयारी करने पर फोकस करो यार, लग कर। आपको दूसरी चीज पर सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करके चलना है। सिर्फ पढ़ो, पढ़ने के अलावा और कुछ मत करो अभी। जो आपको टास्क दिए जा रहे हैं, आप अपना जनरल स्टडीज तो अपना कवर करते चलो पैरेलली। यहाँ पर करंट अफेयर्स की तो आपकी फुल फ्लेज तैयारी हो रही है। मैं तो आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, आप जो भी स्टूडेंट मेरे सिर्फ ये इसके करंट अफेयर्स अगर पढ़ के जाते हैं, जो मैं कवर कराता हूँ पिछले 1 से 1.5 साल का, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे अगर 2021 में जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, अगर आपने पूरी मैगजीन जनवरी 2020 से 3 बार पढ़ ली ना, तो ये मान के चलो कि आपका प्रीलिम्स तो डेफिनेटली निकलना पक्का ही पक्का है। आप खुद देखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे प्रीलिम्स के बाद। नहीं यार, चोरी तो होगी यार। चोरी तो होगी। ये नीचे आ रहा है रूप जी, चोरी तो होगी, चोरी को तो रोक पाएंगे नहीं। बट इससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट यार अपन अपने सिर्फ टारगेटेड स्टूडेंट्स को ही और अच्छी सर्विस देने की कोशिश करें, क्योंकि अब चोरी करने वाले तो यार कहीं से भी कर लेते हैं, उनको तो पीडीएफ निकाल के उनको दे देना है, तो उसको अपन रोक नहीं सकते। बट फिर मैंने सोचा कि यार मैं अलग प्लेटफॉर्म बनाकर इस तरीके से, मतलब ये टीचमेंट एक अच्छी सर्विस दे रहा है, इस पे स्टूडेंट्स को लेकर आऊंगा तो मे भी शायद उनको एक तो एड फ्री कंटेंट, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी प्रकार का नहीं। यूट्यूब में कई बार ऐसा भी होता है कि साइड में कुछ नोटिफिकेशन आ गया, कुछ हो गया तो माइंड डाइवर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कोई माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको तो सीधे अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक्स कवर करने हैं, जो जो कि आप कवर कर ही रहे हो, राइट। और साथ ही साथ मैंने जो टास्क दिए वो फिनिश करो। मतलब जितना डिस्टर्बेंस से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। चोरी को तो रोक नहीं पाएंगे यार, चोरी का क्या करना है। अब यही चीज है, अब लोगों के अगर जीएस पेपर 4 अगर लोग पढ़ लें, अपने एथिक्स को मतलब वो कर लें, और ये सोच लें कि अरे यार इतनी टुच्ची सी चीज है, मतलब 150-200 रुपए के लिए इस प्रकार का काम कर रहा हूं मैं, तो फिर बच जाएगा इंसान। मेरा तो बहुत नुकसान हुआ यार इसके चक्कर में, बहुत नुकसान 1 साल में। बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा आप लोग का सपोर्ट प्यार है यार। अरे डबल नहीं प्रीति जी, अपन तो ट्रिपल चौपल जितना अगर हो सके उतना कर रहेंगे। वो तो ठीक है यार, देखो क्या होता है कि सही काम करने निकलो तो थोड़ा सा वो होता है, स्लो स्लो चलता है। फिर एक टाइम के बाद जो है वो पेस पकड़ लेगा जब वक्त आएगा। ठीक है, चलने दो यार, जितना है बढ़िया है। प्रीति जी, प्रीत कौर जी, सॉरी प्रीत कौर जी, पॉलिटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं आपको। आप देखिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी में एंड में आपको पूरे क्वेश्चंस के वो मिल जाएंगे, पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको पॉलिटी के एंड में, तो उसको एक बार आप चेक कर लो। और बाकी आप मार्केट में भी अवेलेबल है, काफी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। मधु जी, मैं सभी की क्लास जो है वो शुरू करूंगा धीरे धीरे करके, बहुत सारी चीजें जो है वो आएंगी अभी। अभी मेरे पास जो है वो अभी टास्क जो है, एक तो आपका करंट अफेयर्स का मुझे रिवीजन पूरा कवर कर रहा है, फर्स्ट टास्क ये है। दूसरा टास्क मेरे पास ये वाला है, एनवायरमेंट कोर्स और पॉलिटी का कोर्स अभी मेरा पेंडिंग रखा हुआ है, तो उसको मैं फिनिश करूंगा। और एक ज्योग्राफी की आपकी एक क्लास चलवा रहा था मैं, मतलब फ्री क्लास 2 क्लास उसकी हो गई है, तो और भी उसकी क्लास में कंटिन्यू करूंगा। फिर अपन नई, मतलब इनमें से अगर कुछ भी चीज ऐसी फटाक से फिनिश होती है तो अपन और दूसरी चीज जो है वो शुरू करेंगे। टेंशन मत लो, सब कुछ कर दे रहेंगे। हाँ, लक्ष्मीकांत की ऑब्जेक्टिव बुक भी अवेलेबल है। ठीक है चलो गाइस, साइन ऑफ करूं मैं। मिलते हैं कल की क्लास में।
बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बढ़िया, अपने आपके वो ज्ञानशीला को वो कर लो, उसको उसके टास्क फिनिश कर लो और रिवाइज जरूर करते रहना। रिवीजन इज द की। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।